Hello everyone, this is Vimla Singh. Today we will discuss about contract of indemnity. ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका ये 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर का है. ठीक है, LLB 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर में ये टॉपिक है यूनिट 1 का. ठीक है, सबसे पहले देखिए यूनिट 1 जो है उसमें जो आपका फर्स्ट लेक्चर है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को बताया गया है सेक्शन 24 से 25 में. ओनली 2 सेक्शंस आर देयर. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है. ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा. ठीक, अब देखिए क्षतिपूर्ति की संविदा जब होती है तो इसमें जो 2 पार्टीज़ होती हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, 2 पार्टीज़ होती हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज़ होती हैं. पार्टीज़ का नाम है इसमें इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर. इंडेमनीफायर कौन होता है, ही इज़ द गिवर ऑफ इंडेमनिटी, जो इंडेमनिटी देता है. ठीक है, और इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, वन हु रिसीव द कंपनसेशन. ठीक है, जिसने वो कंपनसेशन रिसीव किया है वो कौन हो गया है, इंडेमनिटी होल्डर. ठीक है, अब देखिए इसमें कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है. इसमें हमने लिख रखा है मीनिंग. ठीक है, तो आप भी ध्यान से देखिए. मीनिंग में बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस. ठीक है, और टू कंपनसेशन या कंपनसेट. ठीक, मतलब ए और बी हैं. ठीक है, अगर वहाँ पे ए कौन है, वहाँ पे प्रॉमिसर है. ठीक है, उसने प्रॉमिस किया कि अगर तुमको कुछ लॉस होता है, ठीक है, तो मैं उसके बिहाफ तुम्हारे जो भी डैमेज या लॉस होगा मैं तुम्हें क्या करूँगा, कंपनसेशन दूंगा. तो ऐसे ही इसमें होता है. ठीक है, अब देखिए इसमें कि किसी पार्टी को कुछ भी लॉस होता है तो वो कंपनसेशन दूसरी पार्टी देता है. अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए इसको लीगली डिफाइंड किया गया है. लीगली डिफाइंड कहाँ किया गया है, सेक्शन 124 में. ठीक है, सेक्शन 124 क्या कहता है देखिए इसमें सेक्शन 124, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, ठीक है, प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस. ठीक है, वहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें जो भी लॉस होगा उससे बचाऊंगा. लॉस caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. सबसे पहले देखिए इसमें conduct of the promiser और conduct of any other person, मतलब जिसने प्रॉमिस किया है अगर उसी की वजह से कुछ लॉस होता है तो भी वो पार्टी क्या करेगी, उस व्यक्ति को कंपनसेशन देगी. या किसी अन्य की वजह से अगर कुछ उस पार्टी को लॉस होता है तो उसको भी क्या किया जाएगा, प्रॉमिसर उसके बिहाफ पे कंपनसेशन देगा. ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, दिखा है. सपोज जॉन हैड सोल्ड पॉल ए हाउस एट पीटर डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे पीटर के डायरेक्शन पे जॉन ने पॉल को एक हाउस सेल कर दिया. ठीक है, बेच दिया. फिर बाद में क्या हुआ, इट इज़ रिवील्ड दैट एलेक्स इज़ द हाउस ऑनर. ठीक है, क्योंकि वो जो हाउस था वो किसका था, एलेक्स का था. अब एलेक्स क्या करेगा, वहाँ पे उसको लॉस हो गया. ठीक है, तो एलेक्स क्या करेगा, जो भी उस हाउस से जो भी पैसे प्राप्त हुए थे, मनी प्राप्त हुई थी, वो क्या करेगा, वापस लेगा. ठीक है, जॉन विल नाउ रिकैप पीटर्स फी. ठीक है, अब वो जॉन जो है वो सारा पैसा क्या करेगा, पीटर्स से वापस लेगा. ठीक है, वो लेगा. ठीक है, अब यहाँ बताया दिस इज एन इम्प्लिसिट फ्रॉम एज ए इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये एक ऐसा क्षतिपूर्ति संविदा का कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल पे बेस एक केस था. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है ये आपका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ये कहाँ से आया. ठीक है, तो इसमें बताया गया एन इलास्ट्रेशन इन इंग्लिश लॉ ऑफ द meaning and effect of a contract of indemnity is to be found in the facts of Adamson versus Jarvis 1827. 1827 में एक केस आया था एडम्पशन वर्सेस जॉर्विस का. ठीक है, इसमें देखिए इस केस के तहत देखिए क्या हुआ था. दी प्लांटिफ एंड ऑक्सीनियर सोल्ड सर्टेन कैटल ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिफेंडेंट. जो प्लांटिफ है वो कौन है, नीलाम करता है. ठीक है,
वो सोल्ड करता है कुछ कैटल्स को, किसके डायरेक्शन पे, डिफेंडेंट के डायरेक्शन पे, ठीक है। इट सब्सिक्वेंटली टर्न आउट दैट लाइव स्टॉक डिड नॉट बिलोंग टू द डिफेंडेंट, बट बाद में पता चलता है कि वो जो कैटल्स बेचे गए हैं, ठीक है, नीलाम किए गए थे, वो डिफेंडेंट के नहीं थे, लेकिन डिफेंडेंट ने कहा कि बेच दो, नीलाम कर दो, तो ऑक्सीनियर ने क्या किया, नीलाम कर दिया। ऑक्सीनियर कौन है यहाँ पे, प्लेंटिफ है। अब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है डिफेंडेंट बट टू अनदर पर्सन, वो दूसरे के थे, हु मेड द ऑक्सीनियर लाइबिल, तो यहाँ पे कौन हो गया, ऑक्सीनियर लाइबिल हो गया। एंड द ऑक्सीनियर इन हिज टर्न स्यूड द डिफेंडेंट, उसने क्या किया, उसने डिफेंडेंट पे सू कर दिया फॉर द इंडेमनिटी फॉर द लॉस, ठीक है। सू का मेन रीज़न क्या था, उसने क्षतिपूर्ति की संविदा की थी, ठीक है, मतलब क्षतिपूर्ति, मतलब उसने बहुत सारा लॉस किया। ही हैड थस सफर्ड बाई एक्टिंग ऑन द डिफेंडेंट डायरेक्शन, जो भी लॉस हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, डिफेंडेंट के डायरेक्शन की वजह से हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मेन उसका ऑनर था कि ये कैटल किसके थे, उसने किसको लायबिल पर ठहराया, प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ ने क्या किया, डिफेंडेंट पे केस कर दिया, ठीक है। अब वहाँ पे इसमें जो कोर्ट जजमेंट था, कोर्ट जजमेंट देखिए, द कोर्ट लेड डाउन दैट द प्लेंटिफ हैविंग एक्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट was entitled to assume that if what he did turned out to be wrongful, he would be indemnified by the defendant, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि जो कोर्ट थी उसने किसको बताया कि जो प्लेंटिफ ने किसके बिहाफ पे काम किया था, डिफेंडेंट के डायरेक्शन पे, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा कि वो टर्न हो जाएगा। अब वहाँ पे जो लाइबिलिटी प्लेंटिफ को बोलेगा कि तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, अब वो कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट लायबिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जिसका भी लॉस होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हुआ है, तो वहाँ पे बाद में अगर सारे कंक्लूजन के बाद पता चलता है कि यहाँ पे मेन गलती किसकी थी, तो वो पर्सन क्या हो जाता है, लायबिल हो जाता है कंपनसेशन करने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे पार्टी भले ही बीच में बहुत सारी आ रही हूँ, लेकिन जो कंपनसेशन देने का कार्य होता है वो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, ठीक है। जिसका लॉस हुआ था वो, और कौन देने वाला है लॉस की भरपाई कौन करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर होता है, ठीक है। इसमें देखिए कि जो अगर हम इसेंशियल पे जाते हैं कि इसके इसेंशियल क्या हो सकते हैं, इंडेमनिटी के इसेंशियल क्या हो सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियस जब आपका ऑफलाइन क्लास हो रहा था मैंने बताया था। देखिए इसमें कि आपके जो इसेंशियल्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने इसमें नहीं लिखा है बट आपके पास लिखा होगा, देखिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले जो इसेंशियल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं कि दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। और कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली, लेकिन ये इंग्लिश लॉ और आपका इंडियन लॉ में इसको लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। अभी आपको हम बताएंगे कि इंडियन लॉ में कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है और इंग्लिश लॉ में कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके कुछ हो गया कि ये आपके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा हो सकता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस, जो इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, वहाँ पे लॉस का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो वहाँ पे लॉस एग्जिस्ट करेगा। अब लॉस नहीं होगा तो किसी की लाइबिलिटी ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो लाइबिलिटी अराइज करने के लिए वहाँ पे लॉस का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे, देखिए इसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसमें क्या हो गया कि टू पार्टीज़ हो गई, ठीक। और इसमें जो सबसे पहले एक मेन डिफरेंस है कि जो लॉस हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो लॉस हो रहा है वो किसी पर्सन के थ्रू हो रहा है। मैंने क्या पढ़ा, सेक्शन 124 में क्या पढ़ा अभी आपको, देखिए सेक्शन 124 कहता है लॉस इज कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर, ठीक है। जिसने प्रॉमिस किया है या उसी की वजह से कुछ लॉस हो जाता है, या किसी और ने आकर के उसका प्रॉपर्टी छीन लिया या प्रॉपर्टी अपनी बना ली, तो
वहाँ पर भी किसी और की वजह से अगर कुछ लॉस हो रहा है तो वो पार्टी जिसने प्रॉमिस किया है वो लायबिल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोमिसेस फॉर पे कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेज एंड लॉस में बी ऑन और अदर पर्सन। ठीक है, या खुद उस प्रॉमिसर की वजह से हुआ हो लॉस या एनी अदर पर्सन की वजह से वो लॉस एराइज हुआ हो। ठीक है, और यहाँ लाइबिलिटी क्रिएट करेगी। क्रिएट कब तब करेगी जब वो लॉस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और सबसे पहले ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं इसमें क्वेश्चन भी दूंगी, आप लोग लिख के बताइएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है जो इसमें बताया गया है, वाई वी नीड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो कॉमन सी बात है। मैं इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ। देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को भरोसा दिला रहा है। भरोसा दिलाएंगे कि अगर कुछ भी लॉस होगा तो मैं दूंगा, तो वहाँ क्या हो गया, पार्टीज के बीच में एक फेथ हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे पार्टी क्या करेगी, बिना किसी हेजिटेशन के वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो एराइज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको लाने का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, इस टॉपिक को इस एक्ट के तहत। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो आपका पर्सन होता है। ठीक है, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है कि जो डिस्टिंक्शन बता रहा है, सबसे पहले देखिए डिस्टिंक्शन क्या कहता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कुछ डिस्टिंक्शन है बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ। अब देखिए इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ में, पहले इंग्लिश लॉ में बताता है, इंग्लिश लॉ कवर्स बोथ एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ रिटन, ओरल और कंडक्ट बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। बट इंडियन लॉ में क्या है, कवर्स ओनली एक्सप्रेस, मतलब ओरल और रिटन कॉन्ट्रैक्ट को ही यहाँ पे कवर किया जाएगा, इसके अलावा नहीं। इसके बाद आता है लॉस। लॉस कैसा होना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए जी, लॉस में बी ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द सम पर्सन और ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे पर्सन के द्वारा लॉस हो सकता है या एक्सीडेंटली हो सकता है। एक्सीडेंटली का मतलब जानते हो आप लोग क्या कहना चाहते हैं लोग, कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट वगैरह होंगे वो मान लीजिए किसी कारणवश एक्ट ऑफ गॉड हो, जैसे बाढ़ हो गया आपका, ठीक है, फ्लड आ गया, वे हैवी रेनिंग हो गई, उसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है। ठीक है, या मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, तो इस टाइप से क्या होता है कि वो चीज़ें एक्सीडेंटली हो जाती हैं जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की है। ठीक है, या आग लग जाना, आग लगना क्या है, एक नेचुरल ही है। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो, चाहे वो कैसे भी आग लगी हो, तो वो क्या नेचुरल है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें इन्वॉल्व की गई इंग्लिश लॉ में, कि अगर एक्सीडेंटली भी कुछ लॉस होता है तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी माना जाएगा। बट इंडियन लॉ में क्या माना गया है कि लॉस ड्यू टू कंडक्ट ऑफ सम पर्सन बट नॉट बाय एक्सीडेंट। यहाँ पे जो लॉस है वो किसी मानव के, मतलब मानव के बिहेवियर होना चाहिए, मतलब किसी मनुष्य के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन कंडक्ट पे बेस होना चाहिए वो लॉस। ठीक, ऐसा नहीं है कि बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, ऐसा कुछ भी होगा अगर यहाँ इंडियन लॉ में, तो इसको मान्यता नहीं दी गई है इंडियन लॉ में। ठीक है, ओनली यहाँ पे ह्यूमन कंडक्ट बेस पे जो लॉस होंगे उसको यहाँ पे वैलिड माना गया है। ठीक है, इसीलिए इस पे केस था, केस बेस्ड ऑन दी गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान का केस। ठीक है, 1942 इस पे केस था। इसमें देखिए क्या हुआ था कि जो गजानन मोरेश्वर थे, ठीक है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ओनली एराइज किया गया था ह्यूमन कंडक्ट पे, क्योंकि जो भी लॉस होगा एक पार्टी की वजह से होगा, एक लिविंग पर्सन की वजह से लॉस होना चाहिए। ठीक है, इस केस के तहत ही मान्यता मिली थी इंडियन लॉ को। ठीक है, कि जो भी लॉस होंगे एक ह्यूमन कंडक्ट बेस पे होंगे, वरना नहीं होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट केस था आपका, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिर इसमें देखिए आपका इंश्योरेंस केस आता है। मान लीजिए इंश्योरेंस केस क्या होता है,
इंश्योरेंस के केसेस क्या कहलाते हैं? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाएंगे? बताइए। आपको हमने पढ़ाया था, आप लोग ध्यान से सोचिएगा, ठीक है। इसमें हमने आगे क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि कैन वी कैंसिल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, ठीक। तो इसको देखिएगा, हम आपको बता देते हैं ऐसे शॉर्टली, ठीक है। शॉर्टली क्या, पूरा सही से बता देते हैं। देखिए, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो चाहे इंश्योरेंस में चाहे आपके लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे व्हीकल इंश्योरेंस हो, चाहे आपका कोई भी मरीन हो, कुछ भी हो सकता है, हाउस हो, हाउस इंश्योरेंस करा रखा है घर का, ठीक है, किसी इंसान का, किसी की लाइफ का करा रखा है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इंश्योरेंस टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश लॉ की बात की जाए, इसमें बताया गया एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखिए, इसमें मतलब ये है कहने का इंग्लिश लॉ में कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अंडर द इंग्लिश कॉमन लॉ, वहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना गया है। मतलब वहाँ पे मान लीजिए किसी की आकस्मिक मौत हो जाती है या कुछ भी आकस्मिक, कुछ भी इंश्योरेंस के तहत जो भी लॉस होता है, ठीक, वहाँ पे वो लोग इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस लॉस का पेमेंट क्या करती है, पेमेंट करती है, ठीक है, जो भी लॉस होता है अगर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने गारंटी दे दी कि अगर मैं मर गया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे ये लोग एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि अगर आप मरेंगे तो आपको इतना जो भी लॉस होगा हम लोग भरपाई करेंगे। तो वो उस टाइप का इंश्योरेंस क्लेम वगैरह होता है, ठीक है। तो इसमें लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट बताया गया, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, मतलब इंग्लिश कॉमन लॉ में इंश्योरेंस को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना है, बट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा को छोड़ के बाकी जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे कंपनसेशन वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मौत जो होती है किसी को पता नहीं होती है, ठीक है। मौत के लिए कोई भी लाइबिलिटी नहीं राइज उठा सकता, ठीक है, कोई भी लाइबिल नहीं हो सकता। अब देखिए, हाँ, जानबूझकर किसी की मौत होती है और उसके बाद उसकी इंक्वायरी होने के बाद पता चलता है कि ये आकस्मिक नहीं थी, तो उसके लिए फिर लाइबिलिटी तो बनती है उस अगेंस्ट पार्टी की, ठीक है। अब देखिए, इसमें इंडियन लॉ में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी नहीं माना गया है, बट यहाँ पे क्या माना गया है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, ऑल इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को माना गया है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं समाश्रित संविदा, ठीक है, ठीक। समाश्रित संविदा, समाश्रित संविदा के बारे में हमने प्रीवियस जब आपका जो ये फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। कहाँ बताया गया है, ये सेक्शन 31 में, ठीक है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया सेक्शन 31 में। फिर वहाँ 32, 33 कब इन्फोर्स होगा, कब इन्फोर्स नहीं होगा, हैपन और नॉट हैपन कंटीजेंट, ठीक है। तो इस टाइप से सेक्शन 31, 32, 33 यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। इसको साथ में पढ़ते चलिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, वाई वी नीड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कैन वी कैंसिल एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, कैन वी कंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इम्प्लाइडली, ठीक है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम टू पे द लॉस। देखिए, पे द लॉस की बात की जा रही है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है पे द लॉस में, कि जो लॉस है वो कब अराइज हो सकता है। तो देखिए, इंग्लिश कॉमन लॉ में बताया गया है कि जो लॉस है वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको अगर पता चलता है कि 15 दिन पहले पता चलता था कि मुझे लॉस होने वाला है, तो उसके पहले भी वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है, कंपनसेशन के लिए। लेकिन मान लीजिए उसके बाद लॉस हो जाता है, एक्चुअल लॉस होता है, तो उसके बाद भी वो क्लेम मांग सकता है। लेकिन इंडियन लॉ कॉमन लॉ में क्या है, इसमें डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अपने अपने डिसीजंस हैं। कहीं पे बताया गया है कि लॉस होने के पहले ही आप क्लेम मांग सकते हो, लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स के डिसीजन ऐसे हैं कि उन्होंने कहा है कि लॉस एक्चुअल लॉस होगा तभी आपको उस लॉस को देखते हुए कंपनसेशन राइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी कंप्लीट होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है सेक्शन 125 पे, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, जो आपको नेक्स्ट सेकंड वीडियो जो आपकी बनेगी उस पर बताया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।